आज आप 5.1 मतलब न्यूमेरिकल नंबर 5.2 और 5.3 खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे, बराबर है। चलिए आज नया स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कोई आया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है लॉस्ट वर्क, एक्सेजी डिस्ट्रैक्शन इन हीट ट्रांसफर प्रोसेस। आपने जो पढ़ रखा है बस उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि एक्सेजी और एन एनर्जी मतलब अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला था टी नॉट इंटू डी एस। ठीक है, और अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला था क्यू माइनस टी नॉट इंटू डी एस। यही चीज़ को यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ। स्टेटमेंट ये है कि वेन एवर हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज ऑलवेज लॉस्ट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ एनर्जी ड्यू टू इरिवर्सिबल हीट प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी प्रोसेस देखोगे जहाँ पे फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब जो बहुत ही मेजरेबल वर्ड होता है, तो मेजरेबल जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये इरिवर्सिबिलिटी में अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो है, मतलब दोज एनर्जी जिसकी वजह से यूज़फुल वर्क होता है वो बहुत ही कम कंसिडर होता है। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास बाइक का है, तो आपने पहले ये कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि बाइक में हम लोग केवल 40 और 45% ही एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, बाकी का पूरा मतलब 55 मोर देन 50% जो है वो वेस्ट हो जाता है या लॉस्ट होता है। कंसिडर द हीट इंजन एग्जाम्पल, उसने हीट इंजन का ही लिया, वर्किंग ऑन अ रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन टेम्परेचर T1 and T0. The reversible heat engine absorbs Q quantity from the reservoir at temperature T1 and rejects heat uh, Q naught to the surrounding at temperature T naught as shown in figure। तो मेरे ख्याल से फिगर आपके ब्रेन में आ चुका होगा। ये देखो 1 2 3 4 ये हमारा प्रोसेस है। इसमें हमने Q क्वांटिटी में हीट लिया और जो अवेलेबल वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद Q नॉट जो है वो हमने हीट में रिलीज़ कर दिया, मतलब सराउंडिंग में रिलीज़ कर दिया। और सराउंडिंग में रिलीज़ करते वक्त जो एनर्जी बाहर आया उसे हमने नाम दे दिया अनअवेलेबल एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस है 1 से 2, ये प्रोसेस जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, मतलब एज पर कार्नोट थ्योरी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने हीट सप्लाई किया तो टेम्परेचर राइज करेगा, वो एक्चुअल साइकिल में वही होता है। लेकिन कार्नोट के हिसाब से T1 और T2 दोनों इक्वल होता है T1 के, या और T3 एंड T4 मतलब जैसे ही वो हीट रिजेक्ट करेगा तो भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे उसने टेम्परेचर क्या नाम लिया, T0। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, देखो 34AB, ये दिख रहा है 34AB। तो ये जो सराउंडिंग का पार्ट है, एक्चुअली इसको भी कंसिडर किया गया है कि दिस इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। अब पूछोगे सर ये क्यों कंसिडर किया? जनरली होता क्या है, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था लेक्चर में कि कि जब भी हम मतलब एक्सर्जी मेज़रमेंट करेंगे तो एक्सर्जी मेज़रमेंट करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक पहले बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। विदाउट बाउंड्री आप एक्सर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब आपने ये बाउंड्री बनाई, मतलब 1 2 3 4 लिखा जो अवेलेबल एनर्जी है, तो अनअवेलेबल एनर्जी कहाँ गई? तो अनअवेलेबल एनर्जी के लिए आपको वहाँ पे एक और इमेजिनरी बाउंड्री बना के उसको लिखना था अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है? चलिए अब बोलते हैं कि मैक्सिमम वर्क और एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू हीट क्यू इज। तो मेरे ख्याल से आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था, क्या था वर्क डन इफिशिएंसी का फार्मूला? इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो इसी से उसने वो फार्मूला निकाला कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ, एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। तो एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाई। अब एफिशिएंसी क्या होता है, तो कार्नोट साइकिल के टर्म्स में एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T0 अपॉन T1।
मतलब टेम्परेचर ऑफ लोअर रिजर्वायर अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर। अब मैंने इस क्यू के अंदर मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बना, क्यू माइनस क्यू अपॉन टी वन इंटू टी नॉट, और जिसे इसे हम लोग बोले थे अवेलेबल एनर्जी, और अगर इस सिंगल टर्म को लेंगे तो उसको बोल देंगे अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये जो पार्ट है कौन सा, क्यू माइनस टी नॉट इंटू डेल्टा एस, मतलब चेंज इन इंट्रोपी, एक्चुअली ये कौन सा पार्ट कवर की है, तो वो पार्ट है 1 2 3 4, बराबर। चलिए, तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब now consider heat Q is absorbed from the reservoir at T1 is source of another heat engine working between temperature T1 dash and T0 as seen as shown in figure B। अब B में क्या बोल रहे हैं कि अब ये इमेजिन करो कि ये जो हीट मतलब हमारा ये जो Q है, ये दो इंजन को एक साथ चला रहा है। एक इंजन में जो होगा वो क्यू नॉट डैश पे वर्क करेगा, और दूसरा जो है वो इस टेम्परेचर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो and heat engine heat engine cycle is represented by A dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash and 4, since heat transfer Q is the same. So maximum work or available energy for second heat engine is क्या होगा सेकेंड वाले का, तो वो होगा Q इंटू 1 - T0 अपॉन T1 डैश और एरिया ऑफ 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4। मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, देखो दो इंजन था, तो पहला इंजन था 1 2 3 4, तो हमने पहला लिखा 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बेसिस पे अभी हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर लिया। अब उसने क्या बोला कि सेम हीट सोर्स से दूसरा इंजन डेवलप करना है, तो दूसरा इंजन जब डेवलप कर रहे हैं तो उसका जो नाम है वो नाम क्या है, तो वो नाम है 1 - 2 - 3 और ये 4। ठीक है, क्योंकि 1 - 1 और 4 जो है ये कॉमन चल रहा है, और हीट सप्लाई इसमें एक कॉमन दिया है। तो जब हीट सप्लाई कॉमन दिया है तो उसने क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर ये मेरा अनअवेलेबल एनर्जी सोर्स है और ये मेरा अवेलेबल एनर्जी सोर्स है, और यहाँ पे भी ये दूसरे इंजन का अवेलेबल एनर्जी सोर्स है, तो जो पाथ दोनों से कांटेक्ट में आया वो लॉस्ट ऑफ वर्क है। मतलब ये जो पार्ट है ये अल्टीमेटली आपका अनअवेलेबल एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली नेट इफिशिएंसी कितनी हुई, तो नेट में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। ठीक है, चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे आगे देखेंगे। तो सिंस टी वन डैश इज लेस देन टी वन, ये आपने अभी देखा, देयरफॉर वर्क डन डब्ल्यू मैक्स डैश विल बी लेस देन डब्ल्यू ऑफ मैक्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट के कंपेयर में जो हमने सेकेंड वाला इंजन लिया है उसकी इफिशिएंसी या वर्क डन जो है वो फर्स्ट के कंपेयर में कम होगा। Thus, transfer of heat to a lower temperature level involve a loss of work, that is a degradation of energy. This loss is known as lost work or exergy distraction, or loss of available energy, or gain in unavailable energy। ठीक है, चलिए भाई, अगर आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ठीक है, फिगर नंबर मैंने बोला ए और फिगर नंबर बोला बी, तो मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके लिए +5 मार्क्स के लिए। तो अब एक बात बताइए, ये जो बी वाला फिगर है वो आपको इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी क्या बताना चाहता है। भाई क्लास में कोई है, क्लास में कोई है? हाँ। हम्म, नहीं नहीं, एक्चुअली ये जेन्यून आंसर नहीं है, कुछ ढंग का आंसर दो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट चैप्टर में पूछना ही है,
लेकिन मैं सोचा कि चलो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक फिगर उसने दिया नंबर वन, जिसको उसने ए नाम, मैंने आम नाम दिया ए, और एक फिगर उसने बताया बी। तो इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी वो क्या समझाना चाहता है ये बताना है आपको। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी। बोलो। हम्म। नहीं, नहीं हुआ, करेक्ट आंसर नहीं है। मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपने नहीं बोला। और कुछ। ना, मैं एफिशिएंसी के टर्म्स में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। बोलिए। हम्म। हाँ, नहीं, मतलब आप लोग जो बोल रहे हैं वो सब बराबर है, लेकिन मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप बताओ कि ये वो क्या बोलना चाह रहा है। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक्चुअली वो ये दिखाना चाहता है कि अगर दो इंजन हैं, एक इंजन का टेम्परेचर T1 है और एक इंजन का टेम्परेचर T1 डैश है, तो अगर आपका T1 टेम्परेचर हाई हुआ और T1 डैश का टेम्परेचर लो हुआ, तो इससे अल्टीमेटली वर्क डन ऑफ टेम्परेचर 1 इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ 1 डैश। ठीक है, ये यहाँ पे ये शो करना चाहता है। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप वर्क डन इफिशिएंसी से रोल प्ले कर रहे हो, मतलब खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो आपको टेम्परेचर हमेशा हायर लेके जाना है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना आपका वर्क डन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा आपका वर्क डन हुआ अल्टीमेटली आपकी इफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। मतलब इन फ्यूचर आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास मान लो पल्सर है, और पल्सर में बोला, मतलब एज एन इंजीनियर आपसे पूछा जाएगा कि यार आप बताओ कि पल्सर की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर दो बूस्टर लगा दो। नहीं। अच्छा, इंजन में कोई मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते हो, फ्यूल तो एज इट इज़ फ्यूल ही रहेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आप ये बोलोगे कि सर जिस टेम्परेचर पे वो अपने इनलेट पे आ रहा है, मतलब इन हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं तो उस तारीफ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली मेरी इफिशिएंसी हाई होगी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो कि आपका जो हीट रिजेक्शन है वो और कम कर दो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक मिनट ना, चौधरी से बुलाने में आ रहा हूँ।
हेलो। हेलो। हम्म। तो समझ में आया क्या मैंने बोला? कि जब भी आप किसी भी इंजन से प्ले कर रहे हैं या टेम्परेचर के टर्म्स में प्ले कर रहे हैं, तो ये कोशिश करिए कि आपका हीट सप्लाई जो है वो आइदर आपको बढ़ाना है या हीट रिजेक्शन मिनिमम करना है। जितना कम करेंगे अल्टीमेटली आपकी इफ़िशियंसी जो है वो उतना ही हाई जाएगी। बराबर है? चलिए, तो इसी के साथ नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। हाँ भाई, किसी का प्रॉब्लम है? बिल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ पे वो बोलना भी चाहिए चाह रहा है ना। मतलब इस अगर फिगर में देखोगे तो ये बात तो वही वो भी यही बात तो बोल रहा है कि आपको हमेशा जब भी रोल प्ले मतलब क्या बोलते हैं, साइकिल पे पढ़ोगे, तो उस साइकिल में हमेशा ये ऑब्जर्व करो कि टेम्परेचर लिमिट क्या दिखाना चाह रहा है। जब मैंने पहले बोला ना कि 1 2 3 4 और 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 में बेसिक डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट उसने यहाँ पे ही दे दिया है। पहला ये स्टेटमेंट है और दूसरा ये स्टेटमेंट। मतलब अगर T1 की वैल्यू ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू T1 डैश, तो मैक्स मतलब वर्क डन भी जो है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है। सो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी मतलब डिक्रीज ऑफ AE और लॉस वर्क इज क्या होगा, तो हमने पहले ही बता दिया कि जो लॉस्ट हो रहा है जो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं वो कैसे होगा। तो डब्ल्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मैक्स ऑफ डैश। अल्टीमेटली मैंने दोनों वैल्यूज़ को रखा और एक दूसरे से कैंसिल आउट करने के बाद मेरा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया वो क्या आया, टी नॉट ब्रैकेट में क्यू अपॉन T1 डैश माइनस क्यू अपॉन टी डैश। या इसको सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ कि टी नॉट ऑफ डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। ठीक है। चलिए, ये भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। तो टी नॉट डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस और एरिया 3 3 डैश सी बी। ठीक है। तो द above loss of available energy is due to irreversible heat transferring through finite temperature difference between the source and the working fluid during the heat addition process. The effect of such process is decreases in available energy and entropy of the universe change due to such irreversible process. तो ये मेरे ख्याल से आपको ये बात पता है कि एंट्रोपी जो चेंज होती है, मतलब जो इंट्रोपी में जो भी चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से आते हैं। सो ग्रेटर इज द टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स T1 minus T1 dash, greater is the heat rejection Q not dash and greater will be the unavailable energy। ये वर्ड याद रखना है आपको ना, क्या कि T1 माइनस T1 डैश अगर ज़्यादा हुआ हायर रहा और Q नॉट डैश भी अगर हायर हुआ तो इसकी वजह से अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सो द एंट्रोपी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू intersecting system increasing as a result of heat transfer Q from a system at temperature T1 to the system at T1 dash as given below। बस आपको ये बात पता है कि अगर चेंज इन एंट्रोपी नेट निकालना है तो हमने क्या किया, कितना चेंज आया माइनस एक्चुअल क्या था, वो दोनों के बीच में डिफरेंस कर देंगे। एक्चुअली ये पार्ट आप न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या कि नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी और टोटल एंट्रोपी चेंज इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। Since the heat transfer has been through a finite temperature difference, the process is irreversible. Means delta S अगर greater than 0 हुआ मतलब वो irreversible cycle को शो ऑफ कर रहे हैं। The concept of available energy provided a useful measure of the quality of energy. Energy is said to be degraded each time it is transferred through a finite temperature difference
Therefore, second law may be refers to the law of degradation of energy. मतलब क्या कि डेल्टा एस जब आपका ग्रेटर देन जीरो आए तो ये आपको ये दिखाना चाह रहा है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इस जगह पे जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो ये बता रहा है कि अल्टीमेटली हाउ मच एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो रही है। सो अल्टीमेटली सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? चलिए इसी के साथ आपके पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है अ सिस्टम एट 500 केल्विन रिसीव 220 किलोजूल पर सेकेंड हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स। तो मेरे पास एक ऑलरेडी हीट सोर्स दिया हुआ है जो 1200 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है उसका। ठीक है, तो अगर ये 1200 डिग्री सेल्सियस है, द टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक इज़ 300 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे सिंक का भी टेम्परेचर दिया हुआ है 300 डिग्री Kelvin. The temperature of both the system and source remains constant during the heat transfer. Calculate the net entropy, available energy of heat source and system, and decrease in available energy after heat transfer. ठीक है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक, आपके पास T1 की वैल्यू दे के रखी हुई है 1200 डिग्री सेल्सियस। चलिए T1 की वैल्यू दे के रखिए 1200 डिग्री सेल्सियस। T1 डैश या यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करें तो T2 की वैल्यू दे के रखिए 500 डिग्री सेल्सियस। T0 की वैल्यू दे के रखिए 300 डिग्री सेल्सियस। अब 500 से उसने कितनी क्वांटिटी में हीट एक्सट्रैक्ट किया, तो वो दिया हुआ है आपका ये 2200 किलो जूल पर केल्विन। मतलब आपकी इसकी वैल्यू दे के रखिए 220 किलो जूल पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, पहला नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिस्टम का एंट्रोपी निकालिए और सराउंडिंग का या सोर्स का एंट्रोपी निकालिए। तो सिस्टम का एंट्रोपी आया 4.4 और चेंज ऑफ सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग का एंट्रोपी जो आया वो आया -1.833। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट हीट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द सिस्टम। सो अल्टीमेटली नेट क्या हुआ, तो हमने सिस्टम प्लस सराउंडिंग किया, दोनों से जो वैल्यू आई वो कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पूछा ओरिजिनल अवेलेबल एनर्जी। तो ओरिजिनल अवेलेबल एनर्जी कितनी होगी आपकी, तो आपके मतलब ये जो डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग 1 4 3 2 आ रही है, मतलब 1 2 3 4 देख लो। ठीक है, अब 1 2 3 4 जो है एक्चुअली दो लोगों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा है, तो 1 से इसे आप ऐसा नाम दे दो 1 2 ए और सी ले लेते हैं, 1 2 ए सी। और दूसरा जो है CA3 4, उसने अलग नाम लिखा है ना, चलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, Q माइनस टी नॉट। एक्चुअली ये चीज़ नहीं लिखने की ज़रूरत है, इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो Q माइनस टी नॉट इंटू डेल्टा एस ऑफ सोर्स। तो Q की वैल्यू आपको गिवन दे के रखिए, टी नॉट की वैल्यू आपको दे के रखिए, डेल्टा एस ऑफ सोर्स आपने निकाला, अल्टीमेटली आपका अवेलेबल एनर्जी निकल गया। अब अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम और अवेलेबल एनर्जी आफ्टर हीट सोर्स फ्रॉम सोर्स टू सिस्टम, मतलब सराउंडिंग का हम लोग जो निकाल रहे हैं। तो सराउंडिंग का निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला बना Q माइनस टी नॉट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, आप इससे अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे। मतलब एक अवेलेबल एनर्जी ये हुआ, एक अवेलेबल एनर्जी ये हुआ, तो अल्टीमेटली आपका लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी कितना हुआ, तो हमने 1 माइनस 2 किया, तो इससे हमें ये पता चल गया कि 770.01 किलो जूल पर सेकेंड का जो है आपका लॉस्ट हो गया। अब एक्चुअल में जो लॉस्ट हुआ वो भी कैलकुलेट करना है क्योंकि वो ज़रूरी है।
तो आपने क्या किया, डेल्टा एस नेट निकाला, इनटू टी नॉट से मल्टीप्लाई किया। अब ऑब्जर्व करो, जो आपने नेट निकाला और जो आपने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? अगर दोनों की वैल्यू सेम है मतलब थ्योरेटिकली हमारा जो आंसर आया वो सही है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आज के लिए आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5.2। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है 5.4 से लेकर 5.11 तक। ठीक है, आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, तो आप आराम से एक दिन में एक न्यूमेरिकल अटेंड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेजी ऑफ क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो प्रोसेस क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पता है, P1 V1 T1 जो है इनिशियल स्टेट है, P0 V0 T0 जो है वो आपका फाइनल स्टेट है। वर्क डन जो है WF करके उसने यूज़ किया है, और हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो एटमॉस्फेयर में वो Q है। एक्चुअली हीट रिजेक्ट मतलब एब्जॉर्ब करेगा Q और रिजेक्ट करेगा Q0 से। तो ये आपका जो साइकिल है वो दिखा रहा है। क्या, जब आपका पिस्टन मूव करता है फ्रॉम TDC टू BDC, तो हमारा इनिशियल स्टेज पे क्या है, P1 V1 और T1। और जब मैंने पिस्टन को, अब अगर मान लो ये पिस्टन ये यहाँ पे TDC पे था और वो BDC पे मूव करेगा, तो WF या वर्क डन बाय फ्लूइड जो है वो नीचे की ओर मूव करेगा। और नीचे की ओर मूव करने की वजह से मतलब हमारा इंजन रन जो कर रहा है, तो वो रन करने की वजह से वो एक फाइनल स्टेज पे आएगा, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो होगी वो होगी P0 V0 और T0, बराबर। और इसकी बेसिस पे आपका जो हीट रिजेक्ट हुआ फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग जो हुआ वो Q0 हुआ। ठीक है, ये देखो ये आपका दिखा रहा है। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी याद रखना है, क्या कि जब भी आप कोई भी साइकिल यूज़ करते हैं, तो ये देखिए साइकिल में इसने प्रोसेस लिखा है 1 से A1। मैंने क्या बोला, ये 1 लिया और ये 1 डैश लिया। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ये स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये इसके आइडियल साइकिल को डिनोट करता है। ठीक है, और जो ये मतलब डॉटेड लाइन है जो आपका कर्व मतलब क्रिएट कर रहा है, ये आपकी एक्चुअल साइकिल को डिनोट करेगा। मतलब 1 से A डैश जो है वो आइडियल साइकिल है, और 1 से A जो है वो आपका एक्चुअल साइकिल है, जो जनरली आइडियल साइकिल से थोड़ा वेरिएट होता है। मतलब जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आपकी इफ़िशियंसी मान लो यहाँ पे अगर 50% है, तो यहाँ पे गारंटी है कि वो अराउंड 46 और 44% ही है। मतलब आपकी इफ़िशियंसी जो है वो घट है। ठीक है, तो वर्क डन बाय कार्नोट इंजन क्या होता है, तो आपको पता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन। हीट सप्लाई आपने Q किया, हीट रिजेक्शन आपने Q0 किया, और Q0 की वैल्यू आप पहले से डिराइव करके रखें हैं, P0 इंटू S1 माइनस S0। ठीक है, देयरफॉर जो आपका वर्क डन बाय फ्लूइड होगा वो कितना होगा, तो माइनस डेल्टा यू माइनस क्यू। मतलब अल्टीमेटली ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू लिखा। लेकिन ये हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए उसने माइनस क्यू वर्ड यूज़ किया है। तो इसलिए ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डेल्टा यू माइनस क्यू। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम लोग बाद में करते हैं, आज के लिए इतना था।